गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्यम राय। वैष्णवी, यस सर। कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो। श्रुति, श्रुति त्रिपाठी। उज्जवल। यस सर। यस सर। लास्ट लेक्चर में नहीं थी श्रुति तुम? सर थी, मैं आपने पढ़ाया था डिजाइन के क्वेश्चंस में थी लास्ट में। नहीं, एक लेक्चर में तुम थी नहीं, या तो ट्यूट में नहीं होगी, किसी एक में नहीं। सर ट्यूट में भी थी मैं, मतलब अब 20 के सारे लेक्चर अटेंड कर रही हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में तुम नहीं थी शायद। सर थी, मैंने लिखा तो भी है, आपने डिजाइन के क्वेश्चंस करवाए थे वो। तो या तो फिर तुमने अटेंडेंस नहीं मार्क की है। सर मे भी क्योंकि पीसी आजकल काम नहीं कर रहा सही से, बीच बीच में रुक ये जा रहा तुम्हारा है। अब्सेंट लिख रहा है यहाँ पे। सर बट मैंने क्लास की थी, मैंने नोट भी कर रखा आपने जो पढ़ाया था सर। अरे बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने क्या बताया, अब तो ये है ना कि जो भी आप चैट बॉक्स में कर रहे हैं वही मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, उसी का अटेंडेंस की शीट बन के आती है सीएस में। ठीक है। यस सर। चलो, अब ध्यान रखना, इंश्योर करना है। ओके सर। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है और लिख नहीं पा रहे हैं तो एक बार जो है मैसेज डाल दिया करिए, नुकसान ना हो आपको। ओके सर। उज्जवल, कहाँ चले गए? ज्वाइन तो किया था। अविनाश, अवनीश सिंह चौहान, अवनीश सिंह चौहान। यस सर। कल ट्यूट क्लास में एब्सेंट क्यों थे? सर कल वैक्सीन लगवाने का स्लॉट था सर मेरा उस टाइम। कौन सी वैक्सीन लगवा रहे थे, कहाँ पे? सर यही कोविड शील्ड। अच्छा। गरिमा। सर एक मिनट, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो। अवनीश। ओके सर। गरिमा। यस सर।
तुमने ट्यूट क्यों नहीं कल अटेंड की? सर वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाना था सर, अपॉइंटमेंट थी। ये इस तरह से ना करो ना, क्लास छोड़ कर। नो सर, वो थोड़ा सा सर इम्पोर्टेंट था ना, इसलिए सर जाना पड़ा था। क्या हो गया तुमको? नो सर, ऐसे ही सर चेकअप के लिए, मतलब थोड़ा सा एक्ने हो रहे थे ना, तो सर उसी के लिए। हार्दिक शर्मा, यस सर। आप भी बहुत दिनों बाद क्लास में मुझे दिख रहे हैं। सर फीवर था उस टाइम। मुझे लग रहा है कल फोन हो गया आपके पास, इसलिए आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं सर, फोन नहीं गया। अच्छा। यस सर। हर्षित यादव। यस सर, यस सर। हाँ, आप भी बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। यस सर, फर्स्ट क्लास है सर, सेकंड सेशन में। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया था सर, तो मतलब ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी अच्छे से, तो क्लास नहीं, नहीं कर रहा था। पढ़ाई नहीं हो रही इस कंडीशन में, कफ एंड कोल्ड है, लेकिन एटलीस्ट लेक्चर तो सुनाई। सर वीडियो देख लेता था सर यूट्यूब पे, लेकिन वैसे बात वो नहीं ऑनलाइन। है, वीडियो तो आप देख लेंगे और सुना जा सकता है, तो आपकी अटेंडेंस बात हो जाएगी। यस सर, यस आई मैं तो अंडरस्टैंड। आपके फेवर की बात कर रहा हूँ। यस सर, यस। मैं आपके ही फेवर की बात कर रहा हूँ बेटा। यस सर। बाकी घर पे रहिए, आपको प्रोटेक्ट करके रखिए, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और सभी लोग, जितने लोग भी हैं, अटेंडेंस यहाँ पे भी हो रही है, साथ ही साथ जो वीडियो मैंने आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी जरूर व्यू कर लीजिए एक बार। तो वहां से भी अटेंडेंस आपकी लग रही है। ये चीज इंश्योर करिए, मैं बाद में रिव्यू करता हूँ शाम को, तो वो भी जरूर वीडियो देखिए। आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है, वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको लग रहा है पूरा 1 घंटे का नहीं भी देखना है, तो शुरुआत का जरूर देखिए, तो एटलीस्ट थीम समझ में आ जाएगी और अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपकी अटेंडेंस भी वहां पे मार्क हो जाती है, क्योंकि जो भी व्यू करता है उसका नाम वहां पे आइडेंटिफाई हो जाता है, किसने किसने व्यू किया उस पर्टिकुलर लेक्चर को। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें, इस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम होता है। ठीक है। और कल मैंने बताया भी था, नेक्स्ट ट्यूट में भी थर्सडे को मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्यूटोरियल शीट के कुछ क्वेश्चन। मीनवाइल जितने क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उनको सही से इंश्योर कर लिए, जो हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं उसी तरह से होना चाहिए। मटेरियल वगैरह वेरीफाई करा लीजिए और जल्दी से जल्दी अपना ट्यूटोरियल शीट, केस स्टडी और ट्यूट शीट 2, ट्यूट शीट 3, 2 और केस स्टडी जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए। कोई दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, मैटर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। बार बार आपको बता रहा हूं कि जो है इंटरनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. So today's our topic is first design concept followed by the process. Okay, design concept and process, and after that, if time will allow us, then we will discuss about the principle of design. It is very important when in next semester you will write the report
summer training report and discuss about the project, whatever you developed, you will be developed. Then it must be supported with a design methodology. So this particular lecture and as well as entire unit will help you to write the report according our guidelines will be issued in next semester. तो ये समझना बहुत जरूरी है. रिपोर्ट जब हम बात करते हैं तो रिपोर्ट में कोडिंग नहीं होती है. रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 पेजेस की होगी और मैक्सिमम 120 पेजेस की भी हो सकती है एक्सेप्ट कोडिंग. तो रिपोर्ट में यही सारी चीजें लिखनी होती हैं जो हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं. वो चाहे फर्स्ट सेकेंड यूनिट से लेकर के आपका एनालिसिस पार्ट, आपका डीएफडी, ईआर डायग्राम, यूज केस, डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स with document support और the narration. और थर्ड यूनिट में ये डिजाइन, जितनी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सब आपको एज इट इज लिखना ही लिखना है और इसके बाद अपनी डिजाइन के साथ इसको कनेक्ट करना है. सो देयर आर सेट ऑफ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स. तो लोग लेट से बहुत ज्वाइन करते हैं. लवप्रीत टाइमली ज्वाइन किया करो बेटा. First one is abstraction. श्रुति, abstraction से क्या समझती हो बेटा? What do you mean by abstraction? I think this is not surprise term for you. सर किसी भी फॉर्म से बनना, मतलब फॉर्म सर से एक तरह का इनकैप्सुलेशन होता है, मतलब इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड होता है ये. इनकैप्सुलेशन तो अलग चीज है. इनकैप्सुलेशन इज द टेक्निक वेयर data member and the method or function is wrapped in a single unit. सर एक वो स्पेसिफिक टर्म याद नहीं आ रहा है. टर्म सुचिता, यस सर. बताओ बेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Sir, hiding unessential details and presenting only the essential ones. एग्जैक्टली. तो ये क्या होता है कि इट डजंट प्ले रोल, यू कैन से दैट इन एज ए फ्रंट लाइन. ये सिर्फ आपको एक बेस प्रोवाइड करता है और बैक साइड में अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है. सो what is abstraction? Yeah, what does abstraction? That a solution is stated in last term using the language of problem environment at the highest level of abstraction. Second, the lower level of abstraction provides a more detailed description of the solution. So don't be confused. Highest का मतलब ये तो प्रोवाइड करेगा इन्वायरमेंट, लेकिन जो लोअर लेवल का आपका एब्स्ट्रैक्शन है वो और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगा. हम लोग और आपसे बाद में डिस्कस भी करेंगे. दो टाइप की डिजाइन होती हैं. एक होता है कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल डिजाइन और दूसरा होता है डिटेल डिजाइन. एंड कहीं किसी किताब में आप फिजिकल डिजाइन भी पढ़ेंगे जहां पे उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है. फिजिकल आप कह सकते हैं एस्पेक्ट्स पे भी हम लोग ध्यान रखते हैं. जैसे इन द टर्म्स ऑफ डाटाबेस, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में आपका डेटा, उसका टाइप, उसका जो कंटेंट होंगे, डोमेन का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, की कांस्टेंट क्या होंगे एंड व्हाट विल बी द साइज. जैसे नंबर है तो उसका कहीं किसी डेटाबेस में 9 फिक्स होता है और उसमें ये कांस्टेंट लगा होता है कि आप वहां पे सिर्फ नंबर का मतलब नंबर ही है. अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसका साइज कुछ अलग होता है. ठीक है. तो ये सारा काम जो है ये भी हमको बाद में डिटेल डिजाइन में पढ़ना है. A sequence of instruction that contain a specific and limited function that refers in a procedural abstraction, conceptual or procedural abstraction.
it also provides a collection of data that describes a data object is a data abstraction. तो मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से डिटेल्ड फिजिकल डिजाइन की बात करेंगे, फिजिकल डिजाइन की स्पेसिफिक बात करेंगे, तो उस केस में भी किस कॉलम को हमको की कांस्टेंट क्या लगाना है, किसकी प्राइमरी की बनानी है, किसकी फॉरेन की बनानी है, साइज क्या रखना है, कहाँ पे दो कॉलम को कैसे मर्ज कराना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एक सिंगल टेबल बनाई हुई है और सिंगल टेबल को नॉर्मलाइजेशन यूज करते हुए 2 और मोर टेबल में स्प्लिट करना टू रिमूव द और रिड्यूस द डिपेंडेंसी। क्या आप लोग ने नॉर्मलाइजेशन और डिपेंडेंसी अभी पढ़ लिया है कि अभी अभी आने वाला है? सर अभी नहीं पढ़ा है। अभी नहीं सर। अभी पहली यूनिट चल रही है, आप लोग की तो सेकंड चल रही होगी, सेकंड से थर्ड। Yes, sir. पढ़ चुके हैं सर डिपेंडेंसी। पढ़ चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ चुके हैं, अभी तरह से बता रहे हैं पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब तक मुझे भी लग रहा है कि सेकंड से थर्ड यूनिट के बीच में आता है। जनरलाइजेशन सर पढ़ा है। जनरलाइजेशन तो दूसरा टर्म है, वो ईआर डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में आता है। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सर वही पढ़ा है सर। नॉर्मलाइजेशन ना अलग है, नॉर्मलाइजेशन से पहले, हाँ तो हो सकता है अभी आएगा, थर्ड यूनिट अभी स्टार्ट हुई होगी तो उसमें होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका आर्किटेक्चर। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। जब हम डिजाइन की बात करते हैं, दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स conceptual integrity for a system in different ways. The architecture is the structure of program modules where the interaction with other module in a specialized way. I already told you that entire software, whether it is design also, is made like a modular form in which each and every module इंटरैक्ट और कनेक्ट विद अदर मॉड्यूल्स। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कोहेशन और कपलिंग भी आएगा या इंटरेक्शन की बात होगी, तो ये दोनों कोहेशन और कपलिंग ये कितने इफेक्टिव होंगे और कहाँ कैसी जरूरत है, हम इन दोनों को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर ट्राई टू मिनिमम यूज ऑफ कपलिंग एंड मैक्सिमम यूज ऑफ कोहेशन। The aim of software design is to obtain an architectural framework of a system. The more detailed design activities are connected from the framework. तो आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो ये भी हमें ध्यान करना होगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना होगा। थर्ड है पैटर्न। These concepts is also known as the properties or the attributes of design। तो जब कभी पूछा जाता है, अभी कुछ एक दो टर्म इधर उधर और होंगे, लेकिन ज्यादातर यही टर्म आपके डिजाइन के प्रॉपर्टीज में भी यूज होंगे, या पूछा भी जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे एसआरएस की प्रॉपर्टीज हमने आपसे पूछी थी, उसी तरह से डिजाइन की प्रॉपर्टीज भी होंगी जिसमें आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस विल आल्सो बिकम आर्किटेक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स और द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। थर्ड इज पैटर्न। जब भी कोई डिजाइन करते हैं, कोई भी कंपनी अपना डिजाइन मॉड्यूल यूज करती है, तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसको हम लोग समटाइम्स टेम्पलेट भी कहते हैं। टेम्पलेट और पैटर्न टू अ लार्ज एक्सटेंट इज सेम, rather than it is used in the different criteria. So a design pattern describes a design structure and that structure solves a particular design problem in specified content. तो पैटर्न भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है बिफोर यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ डिजाइन or going to design a software, proposed software. ठीक है,
जैसे सपोज करिए अब हमने कोई भी जब डिजाइन किया तो मेन मॉड्यूल बीच में रख रहे हैं या फ्रंट में ही रख दिया या पहले उसी को बना दिया, ठीक। फिर सेकंड आपकी प्रायोरिटी क्या हो सकती है, उसका जो है कहते हैं जो सीक्वेंस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब कंपनी की अपनी स्ट्रेटजीज होती है कि हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। जब पैटर्न की बात आती है तो कहीं कहीं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी फॉलो होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए या 3 टायर आर्किटेक्चर की बात होती है। क्लाइंट सर्वर में तो 2 ही होते हैं और 3 टायर आर्किटेक्चर में देयर आल्सो इन्वॉल्व बिजनेस लॉजिक्स एंड समटाइम्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इन implementation also, ठीक। Fourth point is modularity. Many times I told you, I discussed the entire software is developed in the form of module. This particular beauty of software development or design is known as the modularity. बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये अलग अलग टर्म भी पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी टर्म मैंने आपको बताया एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटायर आर्किटेक्चर या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं या सेपरेट छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। या अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी कोई क्वेश्चन अभी इधर बीच हम लोग पूछे, कोई टेस्ट ले, सरप्राइज ले या कुछ भी हो, तो वहां पे भी इसी तरह से कोई एक डेफिनेशन दे करके उसकी प्रॉपर्टी का नाम पूछा जा सकता है। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट द meaning of the term. So what is modularity? A software is separately divided into name and addressable components. Sometimes they are called as modules which integrate to satisfy the problem requirements. तो जो भी मॉड्यूल बनता है वो इसीलिए बनता ही है कि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए, ठीक। पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ एज अ होल डेवलपमेंट प्रोसीजर ना लेकर के वो मॉड्यूलर वे में या मॉड्यूलर पैटर्न के थ्रू ही डेवलपमेंट या डिजाइन परफॉर्म होती है। मॉड्यूलरिटी इज द सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट परमिट्स अ प्रोग्राम टू बी मैनेज्ड इजिली। जब ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग योर डिजाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर एक अच्छी डिजाइन हो गई है, एक अच्छी डिजाइन विच विल बी सेटिस्फाइड या जो कि सेटिस्फाई कर दे यूजर को और साथ ही साथ डेवलपर एज वेल योर प्रोजेक्ट लीडर आल्सो, देन मोर देन 70% वर्क इज डन। इतना काम आपका समझ लीजिए हो गया, बाकी का काम इम्प्लीमेंटेशन का बचा हुआ है। और स्टार्टिंग में जब हम लोग SDLC मॉडल को डिस्कस भी कर रहे थे तो मैंने आपको डिफरेंट मॉडल बताए थे। मॉडल के बाद ये पूछा गया था कि SDLC के जो फेज है या कोई भी मॉडल SDLC के फेज को जो कि हैंडल करता है या उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, तो कौन से फेजेस में ज्यादा आपका एफर्ट या टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉस्ट को भी बढ़ाएंगे, चाहे एफर्ट हो चाहे टाइम हो, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट रेजिंग। तो उस समय मैंने आपको बताया, तो अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा जब मैं कह रहा हूँ कि डिजाइन करने के मतलब अपने 70% जॉब इज डन। तो चाहे एनालिसिस हो, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और ये सब करने के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एनालिसिस एंड डिजाइन इनमें ही सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। बहुत सारे लोग कोडिंग और बाकी सब प्रोसीजर को ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको यही पता होता है क्योंकि उन्होंने ये कभी कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है। उनका मतलब ये होता है कि जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं या कनेक्टिविटी कर रहे हैं, यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ये सबसे आसान काम है। अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो समटाइम्स बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में प्रोग्रामर को हम लोग बिल्कुल ऐसे सिनोनिमसली कॉल करते हैं जैसे कि आप इन जनरल टर्म और लैंग्वेज यू आर सेज लेबर। तो प्रोग्रामर इज नथिंग बट अ लेबर, जिसको जितना बता दिया गया वो उतना ही काम करना है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रेटजी, उसके पीछे के लॉजिक्स
knows only the designer and the supervisors and so on, वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। Fifth point, important point, concept of design and the process, that is your information hiding. It is you can say that the more refinement form or refinement term of the abstraction. So in information hiding, only the relevant information, whether it is in the term of design or whether it is in the term of or the concept during implementation, only important and relevant information will be showed to the user or the other stakeholders. Stakeholders कोई भी हो सकते हैं, आपका एंड यूजर जो कि एक्चुअल यूजर है या कस्टमर है, या फर्दर कोई इम्प्लीमेंट में कोई प्रोग्रामर है, कोई डेटाबेस का यूजर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका अगर स्कोप रिस्ट्रिक्ट है तो वहां तक भी उसको वही इंफॉर्मेशन या वही नॉलेज दी जाएगी या वही कंटेंट दिखेंगे जो कि उसके काम के। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रॉपर्टी है ये मेंटेन होती है बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज करिए कि जैसे आप कोई भी पेज रन करते हैं या आपने जीमेल का पेज भी फर्स्ट रन किया, यानी जब आपने www.gmail.com किया उसके बाद वो एक पेज खुल के आया। So if you want to know the coding of that particular page, आप कभी भी देखिए तो आप जाइए वहां पे, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें वहां पे जाइए व्यू में, और व्यू में जाकर के सोर्स करिए तो उसकी कोडिंग आ जाती है, लेकिन वो कोडिंग एक्चुअल कोडिंग नहीं है। यानी वो जो पेज आपको दिख रहा है वो एक्चुअल पेज की कोडिंग नहीं है, वो आपके पास वो आई है जो कि सर्वर से रन होकर के आई है। यानी हर फेज पे ये ध्यान रखा जाता है कि वही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे जो कि आपके काम की हो। अगर इन सब स्ट्रेटजीज से आप उसके कोड को लेना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं या अनएथिकल तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू मैनेज हो जाता है और स्पेसिफाई हो जाता है कि वही इंफॉर्मेशन वही पेज जाए जो कि यूजर से रिलेट हो और उसका कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। So information hiding in this module must be specified and designed so that the information like algorithm and data presented in a module is not accessible for other modules not requiring that information. तो हर लेवल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उन्हीं स्टेक होल्डर्स को ही परमिशन रहती है और इसी तरह की जो है वो डिजाइन की जाती है, हर लेवल पे ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम लोग और ज्यादा डिफाइन करेंगे। ये पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, एक लेक्चर हम इसका स्पेशल हम लोग, मतलब ये आपके यूनिट में एक अलग से टॉपिक है, तो हम और ज्यादा इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर लगभग इसमें लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट या डिजाइन प्रोसेस के कॉन्सेप्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। So functional independence, the functional independence is the concept of separation and related to the concept of modularity, abstraction and information hiding। यानी ये तीनों भी जो भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं इनको ध्यान में रखते हुए, ऋतिक प्रकाश क्या हो गया? ऋतिक प्रकाश जी सर। क्या हो गया? ये आधा घंटा इतना डिले क्यों ज्वाइन किया? यस सर। लेट कैसे हो गए? थोड़ा लेट हो गया, नेटवर्क नहीं हो रहा था। थोड़ा क्या, आधे घंटे लेट हैं आप। खराब नहीं होगा। अरे ये तो आधे ना किया करो, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं अपनी क्लास 8:57 पे शुरू कर देता हूँ और उससे पहले ही, बल्कि 8:45 पे ही सब कुछ करके एकदम तैयार बैठा रहता हूँ और लगभग 5 से 6 मिनट बाद उसको तुरंत क्लास अपनी स्टार्ट कर देता हूँ। जी सर। इन सब चीजों पे ध्यान रखिए, हमारी क्लास टाइम पे ही शुरू होती है, वो चाहे पहली क्लास हो या लास्ट की क्लास क्यों ना।
और ये बहुत दिनों तक इस तरह से नहीं चलेगा बेटा। बाकी लोग थोड़ा डिमोरलाइज होंगे और थोड़ा सा जो है पैटर्न भी गड़बड़ हो जाएगा, तो टाइमली ही ज्वाइन करिए। जी सर। हम एटलीस्ट मेरी क्लास में इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये दूसरे लेवल पे जाके भी मॉनिटर होती है, आप समझ रहे हैं। So the functional independence is accessed using two criteria, जैसे मैंने आपको बताया, cohesion and coupling। तो जब हम functional independence is nothing but the independence provided by any module to interact with other module, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये जो भी है डेफिनेशन, ये तो आप समझिए ही, टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन मैंने आपको जनरल प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताई। और इसके बाद जब कोहेशन और कपलिंग हम लोग और डिटेल में टाइप्स, कल मैंने टाइप्स भी डिस्कस किए थे, आप वीडियो में नाम भी सुनेंगे उनके टाइप्स के, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि एक्चुअल में फंक्शनल इंडिपेंडेंस किस तरह से अचीव होता है। तो इसके दो प्रैक्टिकल आपके कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं, और ये दो क्राइटेरिया से ही आप अचीव कर सकते हैं। पहला है कोहेशन। सो कोहेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हाइडिंग कॉन्सेप्ट। कोहेशन इज नथिंग बट which directly tells to a designer whether the design module is capable to produce all type of information without taking help of other modules। आप अगर आप देखें तो कोहेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कोहेशन डायरेक्टली रेफर्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। क्योंकि हमने बताया आपको ऑलरेडी कि जो सॉफ्टवेयर आपका बनता है वो मॉड्यूलर होता है, मॉड्यूल में बटा होता है। तो कोई भी मॉड्यूल कितना केपेबल है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए विदाउट इंटरेक्शन ऑफ अदर मॉड्यूल, ये क्वेश्चन डिफाइन करता है। टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज वेरी गुड फॉर अ मॉड्यूल must be with a high cohesion, but sometime practically it is not possible। so दूसरा टर्म आप देख रहे हैं कपलिंग। कपलिंग is an indication of interconnection between modules in structure of software। जैसे मैंने बताया पॉसिबल नहीं है, हमको कई मॉड्यूल से मिला करके इंफॉर्मेशन लेनी होती है। बहुत दूर मत जाइए, आप अपनी टेबल में ही देखिए, या डेटाबेस, टेबल का मतलब जो आप डेटाबेस कर रहे हैं उसमें आप अगर एक से दो टेबल अगर आपने बनाई है तो कभी कभी कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जहां पे आप उन दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं। अभी तक आप लोग की एक एक या दो दो लैब हुई है क्या? तो मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल को आपके ही जो आप काम कर रहे हैं उसी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कपलिंग को। बाकी तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रियल लाइव एग्जांपल जो कि आप काम कर रहे हैं अभी समय डेटाबेस में। क्या एक या दो असाइनमेंट आपके हो गए? एक हुआ है सर। ओनली वन, बोथ ग्रुप? आवाज नहीं आई क्या? दोनों ग्रुप में कोई बैठे ही नहीं है क्या? अभी एक ही की आवाज? फोटो में सर एक ही हुआ है अभी। तो एक ही हुआ था। दोनों लोग फर्स्ट ग्रुप में कौन बैठा है यहाँ पे? सर 4-1 में 4 असाइनमेंट फर्स्ट ग्रुप में 4 हुए सर। यस सर 4 असाइनमेंट हुए। यस सर। बताओ मधुर, तुम कर रहे हो, दोनों में एक हुआ है? लोग ने हुआ है, बोला कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब सही से एग्जीक्यूट नहीं करा पाए थे। दो अलग अलग चीज हैं। एक तो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, आपको नहीं समझ में आया। दूसरा किसी का नहीं हुआ सर। फैकल्टी के साइड से जो है उनकी साइड से लग रहा है कि हो गया है। चलिए, अगर पहला असाइनमेंट में भी होगा तो आपको टेबल के नाम याद है? एक ईएमपी टेबल बनी होगी और एक डीईपीटी डिपार्टमेंट टेबल बनी होगी। ऐसा कुछ है क्या असाइनमेंट में? यस सर। यस सर। तो आप देखिए, हाँ, अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए मुझे ये पता है कि अगर आपने अपना क्लाइंट वर्जन भी अपने यहाँ इंस्टॉल किया होगा, ओरेकल 8 आई या 9 आएगा,
तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट टेबल दो बनी होती हैं, एक ईएमपी और एक डीईपीटी। और किसी भी किताब, कोई अच्छी किताब हो इवैन बैरोज की, ठीक है, जो चॉकलेटी कलर की इस समय आ रही, पहले ब्लू कलर की होती थी अगर पुरानी होगी तो। मैंने बहुत दिन सब्जेक्ट पढ़ाया है ये, और मैंने लैब भी कराई, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में पता है। और आज भी अपने यहाँ जितने भी असाइनमेंट चल रहे हैं, जो भी टीचर कराएगा वो हमारे ही बनाए हुए असाइनमेंट को रेफर कर रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए मुझे पता है कि ये पहली या दूसरे में, क्योंकि अब मुझे ये ध्यान नहीं कि लोगों ने अपना चेंज करने के लिए थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया हो असाइनमेंट में, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि पहले या दूसरे में ये दो टेबल होती है। तो अगर आप बहुत ध्यान से, अगर आपके पास असाइनमेंट हो या थोड़ा भी किसी ने असाइनमेंट पढ़ा हो, तो ईएमपी टेबल के कुछ कॉलम होते थे जिसमें ईएमपी एनओ यानी एम्प्लॉय नंबर, ई नेम यानी एम्प्लॉय नेम, फिर उसका जॉब है, सैलरी का एक कॉलम है, सैलरी के बाद एक कमीशन का कॉलम होगा, COMM नाम होगा, एक हायर डेट होगा यानी जब उस कंपनी ने उस पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया है, और एक डिपार्टमेंट कॉलम का नाम होगा। देखिए क्या यही कॉलम थे जिनके पास भी अगर असाइनमेंट या जो थोड़ा बहुत भी अपने मेमोरी को जो है रिकॉल कर पा रहे हैं। बोलते रहो भाई, लेकिन कम से कम पता तो चले मुझे। किसी की आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट सर, देख रहे हैं। बाकी लोग को कुछ याद ही नहीं है ना, बाकी लोग को एफर्ट कर रहे हैं। यस सर, यही कॉलम थे। अंजलि यही कॉलम है? गरिमा सिंह सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई थी क्लियर। अब आ रही है? यस सर। ईएमपी टेबल में एम्प्लॉय नंबर ईएमपी एनओ नाम से होगा, और ई नेम होगा, हायर डेट होगा, जॉब, कमीशन COMM के नाम से होगा, और सैलरी DEPT एनओ डिपार्टमेंट नंबर। लगभग यही होंगे। यस सर यही है। यस सर यही था। हाँ, और एक दूसरी टेबल बनी होगी, उसका टेबल होगा उसी में ही। वो हो गया उसमें जो नाम, आवाज को थोड़ा भैया म्यूट करो। तो उसमें जो कॉलम होंगे वो होगा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन होगा, और तीसरा जो होगा कॉलम का नाम वो होगा लोकेशन। यही है। डिपार्टमेंट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन। जल्दी बताओ हाँ या ना, तो हम आके बोले। गार्गी, गार्गी, गौरव बिस्ट, मधुर सिंह। यस सर। क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी क्या इन लोगों को? नहीं सर, आ तो रही है। ये लोग है ही नहीं, मुझे लग रहा है ज्वाइन करके भाग गए। दूसरी टेबल के कॉलम के नाम बताएं, वो भी यही है? नो सर ये नहीं है। डिपार्टमेंट टेबल नहीं बनी? नो सर, सिर्फ एम्प्लॉय टेबल बनी है। चलिए, तो उन्होंने हो सकता है डिपार्टमेंट टेबल ना बनाई हो, ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट टेबल ना बनाई हो, तो
उसके बाद जो है मैं बता दे रहा हूँ, आप एक डिपार्टमेंट टेबल भी आपने बोल दिया करिए, कम से कम पता तो रहे। एक डिपार्टमेंट टेबल भी उसी के नीचे समझ लीजिए, ये कॉलम के बाद, और डीईपीटी टेबल का नाम है, उसके कॉलम के नाम है डीईपीटी एनओ, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन। ये तीनों नाम समझ में आ गए? यस सर। सर रिपीट कीजिए। यस सर। तो आप, मैं कहने का ये मतलब है कि जो डिपार्टमेंट एनओ या डीईपीटी एनओ जो कॉलम है, वो दोनों टेबल में, वो एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में भी है। ठीक है? तो जब हमको एक इंफॉर्मेशन इस तरह की निकालनी है या एक रिकॉर्ड हमें इस तरह का मैनेज करना है कि किसी एम्प्लॉय का नंबर, उसका नाम, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन। तो आप देखिए जितने भी मैंने कॉलम के नाम दिए हैं उसमें से एम्प्लॉय नंबर आपको ईएमपी टेबल मिलेगा, उसका नाम ईएमपी टेबल मिलेगा, उसकी सैलरी आपको ईएमपी टेबल मिलेगी, डिपार्टमेंट नंबर दोनों में मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन नीचे वाली टेबल मिलेगा डिपार्टमेंट में। यानी आप जब तक दोनों टेबल को कंबाइन नहीं कर लेंगे, अगर हम एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का अलग अलग मॉड्यूल बनाएं, तब भी डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए आपको डिपार्टमेंट टेबल ही एक्सेस करनी पड़ेगी, रादर देन डिपार्टमेंट नंबर इज अवेलेबल इन बोथ द टेबल। इसको ही कहते हैं कपलिंग, इंटरकनेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब वो कैसे मिस हुआ, कैसे असाइनमेंट में ये नहीं आया, क्योंकि ये एक क्वेरी है इसमें जो पहले ही बता दी जाती है स्टूडेंट्स को कि कैसे टेबल में एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ना कैसे, और जो फॉरेन की बताई गई, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप लोग? यस सर। फॉरेन की का भी ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की इज द की whose value is derived from the primary key of the other table. So department NO is a simple key in EMP table and department NO is primary key in department table. समझ रहे हैं? तो वो उसके लिए फॉरेन की का काम कर रही है। फॉरेन मतलब किसी और टेबल से आ रहा है। फॉरेन कहते हैं विदेश, नॉट लोकलाइज्ड। तो ये कपलिंग में भी एग्जाम्पल फिट हो रहा है, और आपने जो फॉरेन की बात की, कैसे टेबल रिलेट करते हैं, वो भी इसमें बात होगी। सो प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, रिफाइनमेंट। Refinement is a top-down design approach. It is a process of elaboration. A program is established for refining levels of procedure details. Refinement is nothing but more reviewing the process. जितना अच्छे से उसको आप डिकम्पोज करते चले जाएंगे, जितना अच्छे से उसको आप और ज्यादा, जैसे हमने बताया ना आपका क्या कहते हैं डीएफडी, तो जितने लेवल में आप रिफाइनमेंट करते चले जाएंगे उतनी ही अच्छी इंफॉर्मेशन और डिजाइन उतनी ही अच्छी आपकी हो जाएगी। 8th है रीफैक्टरिंग। इट इज रीऑर्गेनाइजेशन टेक्निक विच सिंप्लीफाइज द डिजाइन ऑफ कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शन बिहेवियर। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा रिफाइन कर देते हैं और इतने ज्यादा उसके फैक्टर्स बना देते हैं, कंपोनेंट्स या मॉड्यूल में बाइफरकेट कर देते हैं कि बाद में हम लोग उसको समराइज ही नहीं कर पाते हैं। सो रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस टू चेंज द सॉफ्टवेयर सिस्टम इन अ वे दैट इट डज नॉट चेंज द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द कोड विच विल बी लेटर इंप्रूव इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। Next, design class. The model of software is defined as a set of design classes. Every class describes the element of problem domain and focus on feature of the problem which are visible.
सो कोई भी डिजाइन हो उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लास में या कैटेगरी में भी डिफाइन कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर द 9 कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजाइन। पहले हमें इनको ध्यान रखना है, पढ़ना है, एनालाइज करना है, तब डिजाइन करनी है। रंजनी बहुत देर से ज्वाइन किया तुमने, 9:45 लगभग क्लास खत्म होने वाली है, 15 मिनट बाद। रंजनी अग्रहरी, आवाज नहीं आ रही क्या तुमको मेरी? ज्वाइन किया तो इन्होंने चली गई लग रहा है मुझे। चलिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। इनका हेडिंग लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हेडिंग डाल ली सबने? यस सर। ऋतिक प्रकाश? जी सर। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत पूछा जाता है। पहला, शुड नॉट सफर फ्रॉम टनल विजन। लगभग आपको यही नोट्स हर जगह मिलेगा, चाहे वो कोई किताब हो, चाहे कोई भी आपका रेफरेंस हो इंटरनेट पे या कहीं भी। should not suffer from tunnel vision means while designing the process it should not suffer from tunnel vision means that it should not only focus on completing or achieving the aim but on other effects also। ये मतलब एक घोड़े की तरह वो नहीं लगा दिया जाए कि बस सिर्फ एक ही साइड देखना है, सब तरह से ध्यान रखना है और पूरे कंटेंट को मैनेज करते हुए एक इफेक्टिव डिजाइन बनानी है जो सबको सेटिस्फाई कर पाए। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए बोला टनल विजन। सुरंग में नहीं, जैसे अंदर घुस गए बस उतना ही दिख रहा है। ट्रेसेबल टू एनालिसिस मॉडल, मैंने आपको पहले बताया डिजाइन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है एनालिसिस का। तो जब हम इसको ट्रेस करेंगे, जब वैलिडेट करेंगे या वेरीफाई करेंगे, तो ये एनालिसिस से ही वेरीफाई कर पाएंगे, एसआरएस से ही हम वेरीफाई करेंगे। So design process should be traceable to the analysis model, which means it should satisfy all the requirement that software required to develop a high quality of product, जो कि हमने सब कहाँ मेंशन किया हुआ है? SRS में, सिनॉप्सिस में हमारा सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्किंग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, यानी डिजाइन कर रहे हैं। Should not reinvent the wheel means, देखिए ये टर्म बहुत ध्यान से लिखना है, हेडिंग बहुत ध्यान से लिखनी है और उसके बाद उसके कंटेंट को समझ के लिखना है। इसलिए मैंने कहा हेडिंग जरूर लिख लीजिए, नोट्स आपको वैसे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हेडिंग को लिखिए और इसके साथ इसको कनेक्ट करिए, इस मैटर को समझिए। द डिजाइन प्रोसेस शुड नॉट रीइन्वेंट द व्हील, दैट मीन्स इट शुड नॉट वेस्ट टाइम और एफर्ट इन क्रिएटिंग थिंग्स that already exist। व्हील का मतलब वो चक्र दोबारा ना चलाइए, जो ऑलरेडी काम हो चुका है, जिसपे हम लोग एक डिसीजन ले चुके हैं। ऐसा ना हो कि हमको वापस फिर से वहीं जाना पड़े, यानी हमको फिर से एनालिसिस में जाना पड़े और वहां पर हमको कुछ प्रॉब्लम दिखने लगे तो फिर हम वापस कहाँ पहुंच जाएं? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे। तो रादर देन हमको वापस बैक ट्रैक करना पड़े, यहाँ पॉसिबिलिटी तो होती है लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो लॉस होगा, लॉस इन द टर्म ऑफ टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट एंड कॉस्ट विल बी बियर बाय यू। ये अलग तरीका है कि आप दूसरे तरीके से इसको कस्टमर के ऊपर भी बर्डन कर दें, लेकिन ऐसा एज एथिक्स हमें नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल डेवलपमेंट विल गेट इंक्रीज्ड नॉट decreased। Next, minimize intellectual distance। The design process should reduce the gap between real world problems and software solution for that problem। That means it should simply minimize the intellectual distance। इसी को आगे हम लोग और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब हम डिजाइन के आपको टाइप्स बताएंगे।
There are two methodology of design, conceptual methodology of design. First is function oriented design, second is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो डिजाइन हो, कुछ भी हो, फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही मेथड आपके पास ऑप्शन में रहेंगे। और जब भी ऐसी बात होती है तो मैनी टाइम्स और बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक ही ज्यादा फिजिबल है। और जो आपने लिखा ना यहाँ पे, जो एक टर्म देख पा रहे हैं, रियल वर्ल्ड के साथ साथ जो है उसको कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में ही है। तो डिजाइन को भी हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए परफॉर्म करेंगे। Exhibit uniformity and integration. The design should display uniformity, which means it should be uniform throughout the process without any change, and it successfully works entire development procedure. वो चाहे डिजाइन हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहां पे भी हमें ध्यान रखना है और डिजाइन में भी ध्यान रखना है कि कोई भी मॉड्यूल, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कॉलम का साइज, नाम, कि जो हम लोग ने थ्योरी बना के रखी, जो कॉन्सेप्ट बनाया, उसी पे बेस्ड होना चाहिए। ये ना हो कि सबके लिए अलग अलग डिफर हो, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। Integration means it should mix or combine all parts of care. Means subsystems into one system. माइक ऑफ कर लो किसका भी, जिसका भी खुला है। सब सिस्टम्स इनटू वन सिस्टम, मतलब हमने मॉड्यूलर की बात तो की, लेकिन ये कंबाइन फॉर्म में दिखना चाहिए। नेक्स्ट, एकोमोडेट चेंज। अगर कहीं आपको लग रहा है कुछ चेंज है, कुछ नई रिक्वायरमेंट रिफाइन की जा रही है, यूजर के थ्रू जनरेट हो रही है, तो इसको भी आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तान्या द्विवेदी, अपना माइक ऑफ करो तुरंत। तान्या, next, degrade gently. The software should be designed in such a way that it degrades gracefully, which means it should work properly even if an error occurs during the execution. Means shortcomings, if there arises, it should accept gracefully and try to rectify this. Assessed or quality. The design should be assessed or evaluated for the quality, meaning that during the evaluation, the quality of design needs to be checked and focused. Review to discover errors. After successful design, when you think that now it is complete, it should be present in front of your supervisors, whether it is design expert, your project leader, and also end user. कस्टमर को भी इसमें आप इन्वॉल्व करिए और कोशिश करिए कि जो भी एरर्स हैं उनको रिकवर किया जाए। और ये चीज हम पहले ही ध्यान रख लें कि जब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो पहले खुद से उसको रिव्यू कर लें कि एरर कम से कम हो या मिनिमाइज कर पाए। कभी कभी क्या होता है, एरर्स आती हैं, सम वार्निंग्स मस्ट बी देयर, बट वी नो where it will give error, and during the implementation we will manage this. समझ रहे हैं, कभी कभी एरर आएगी तो आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उसको अपने कोड के थ्रू भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग अपने एरर, जो हमारे डिजाइन के एरर है, वो हमें कोई दूसरा बता रहा है और हम लोग उसको आंसर ना कर पाए या आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाए। एक्चुअली डिफेंड की तो बात ही नहीं है, एक्सप्लेन करना है आपको किसी भी तरह से कि अगर ये है तो क्यों है। डिजाइन इज नॉट कोडिंग एंड कोडिंग इज नॉट डिजाइन, इट शुड अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजाइन कोडिंग नहीं है और कोडिंग डिजाइन नहीं है।
क्योंकि हम आप आगे आप जब कोडिंग की डेफिनेशन बताएंगे तब भी यही बताएंगे कि कोडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन इनटू प्रैक्टिकल वर्किंग मॉड्यूल। तो डिजाइन मीन्स डिस्क्राइबिंग द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, and coding is a type of language that is used for the implementation of design। मतलब वही है कि आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं और उसका प्रोग्राम उसके बाद लिख दे रहे हैं। तो डिजाइन जो है जब आप कर रहे हैं या एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम नहीं है, और प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो एल्गोरिथम नहीं है। वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जब हमने आपको लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम सबसे पहले आपको समझाया था, जिसमें आपका बिगिनिंग में इंसर्शन था, और उसके बाद जब हमने प्रोग्रामिंग की तो अवेल वाले कॉन्सेप्ट और गार्बेज कलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट ये सब हमने तुरंत स्किप कर दिए थे, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग कहाँ की थी, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के साथ। वो कॉन्सेप्ट ही हमारे नहीं हुए थे। तो डिजाइन डिजाइन है एंड कोडिंग कोडिंग है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम है, प्रोग्राम प्रोग्राम है। So this is all about the principle of design. If there any problem, feel free to ask. किसी की कोई भी दिक्कत हो, कोई एरर हो, कोई समझ में कोई टॉपिक ना आया हो, पूछ सकते हैं। सर पॉइंट नंबर 8 नहीं लिखा है सर, एक और बार दिखा दीजिए। नहीं तो मैंने बंद तो किया ही नहीं था। असेस्ड और क्वालिटी, यस सर वही लिख रहा हूँ। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब इवैल्यूएशन। Evaluation is nothing but simply in a class I am asking some topics of previous lecture, some you can say that some topics about the relevant or directly or indirectly relevant to the current topic। तो assessment इसी तरह से ही होता है। assessment का मतलब यही हुआ। यस सर। ये प्रिंसिपल तो ठीक है, बट मतलब मैं आपको साथ साथ ये बताते हुए जा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल कभी आपकी समर ट्रेनिंग रिपोर्ट में नहीं लिखे जाएंगे। समर ट्रेनिंग रिपोर्ट में ये सब लिखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो ये है। लेकिन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा, डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। तो दोनों को ही समझते रहिए कि कहाँ मुझे कैसी जरूरत है। मैं इसलिए टाइम टू टाइम जैसे जो भी हम लोग के कंटेंट आते चले जा रहे हैं, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, इससे ये ना हो कि बाद में जब मैं आपको गाइडलाइन दूं तो आप गाइडलाइन पढ़ के एकदम सरप्राइज हो जाएं कि सर ये क्या हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा भी होता है। और डेटाबेस को, लैब को बहुत अच्छे से करिए, इसको हल्के में ना लीजिए। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 2 महीने में ही, 3 महीने में ही आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पड़ी लगेगी। इसलिए प्रैक्टिकल में राम प्रताप सर से पूछिए, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जबकि मैंने आपकी लैब नहीं कराई है, मैं तो 1-2 बार विजिट किया हूँ, मैंने किया है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन भी हो, कि आप में से बहुत सारे लोग ने एक भी क्वेरी रन नहीं कराई है। और मैं नाम लेके भी यहाँ बता सकता हूँ, और बिल्कुल सही मैं बताऊंगा कि कौन वो पर्सन है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। बहुत सारे आपको ऑनलाइन क्वेरी एनालाइजर मिलेंगे, ठीक है, क्वेरी राइटिंग टूल मिलेंगे, और कुछ नहीं है तो MS एक्सेस सबके पास होगा। जिनके पास नहीं भी है, आपके पास ओरेकल इंस्टॉल नहीं है, सिस्टम सबके पास है, आप MS एक्सेस में भी उस क्वेरी को लिख सकते हैं। थोड़ा सा तरीका थोड़ा चेंज होगा। पहले तो आप कोशिश करिए कि जो बताया जा रहा है उसी पे काम करिए, और क्वेरी दूसरे दिन सर से जो पहले तो उनसे जरूर पूछिए रन कैसे हो रही है, उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। और कहीं ना कहीं ये कोशिश करिए कि आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन मोड पे या क्वेरी एनालाइजर के थ्रू, या बहुत सारे आपके एनालाइजर मिलते हैं आपको, जो है डेमो डेटाबेसेस के प्लेटफॉर्म मिलते हैं, रन करा के देख लीजिए, ठीक, और पूछ लीजिए सर से, अपने पूछ लीजिए कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि ये इसकी बहुत जरूरत आने वाली है आपको।
प्रोग्रामिंग आप सीखते रहेंगे, प्रोग्रामिंग तो जीवन भर सीखते रहेंगे, लेकिन डेटाबेस के कॉन्सेप्ट अभी आपके डेवलप हो जाने चाहिए। सभी लोग अटेंडेंस अपनी मार्क कर दीजिए। श्रुति लिख दो अटेंडेंस पॉजिटिवली। यस सर। मैं नोट को फिर स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग नोट्स ये मैं आपको गूगल क्लासरूम में अवेलेबल करा दूंगा। मधुर बंद कर दें? यस सर। गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा आपको ये विद इन 1 to 2 आवर्स में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी करूं। सभी लोग पॉजिटिवली अटेंडेंस मार्क कर दीजिए यहाँ पे। और एकदम से भागिए नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई यहाँ पे मेला वेला नहीं लगा हुआ है कि आप एक के बाद दूसरे स्टॉल में चले जाए, नहीं तो वहां पे सामान खत्म हो जाएगा। पहले पूरी बात हो जाए, सुनकर तब जाइए। इसकी क्लास है सेकंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अभी लगेंगे 1-2 मिनट। किसी की कोई और क्वेरी हो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी भी। हाँ बताइए सर। हम लोग समर ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी होगी सर? अरे हार्दिक तिवारी, मैं कई बार बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन तो आने दो तब तो स्टार्ट करेंगे समर ट्रेनिंग। ठीक है? ओके सर। हाँ, नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको कॉलेज से एक लेटर मिलना मतलब आप लेंगे, फिर जहां भी आपको समर ट्रेनिंग करनी है वहां आप उसको देंगे और उनसे एक लेटर लेंगे अपॉइंटमेंट एज अ जो है ट्रेनर, उनका उसका भी तो लेटर चाहिए हमको। तो ये अभी प्रोसीजर हो पाएगा, है पॉसिबल? नो सर। तो थोड़ा सा चीजें हो जाने दीजिए। 1 तारीख के बाद देखते हैं क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड करती है, कब एग्जाम कराने। सर लास्ट ईयर कैसे हुआ था? उस टाइम में कोरोना पीरियड था। नहीं, लास्ट ईयर जो कोरोना पीरियड था, लेकिन आपको याद होगा मई 19 से अनलॉक स्टार्ट हो गया था।